हाय एवरीवन, मैं अनिल कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल विश्व भारती क्लासेस में। जैसा कि आपको पता है कि 14 अक्टूबर को आपके झारखंड सचिवालय की परीक्षा की तारीख संभावित है। हालांकि इस डेट में थोड़ा बदलाव की संभावना नजर आती है। हो सकता है कि डेट 1-2 सप्ताह और आगे जाए। स्क्रूटनी की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन डेट आगे जाएगा या नहीं जाएगा ये तो बाद की तारीख में बात होगी। फिलहाल आप 14 अक्टूबर को जिस तरीके से माइंड मेकअप किए हुए हैं उसी तारीख को दिमाग में रख करके और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते चलें। आज के इस वीडियो में हम लोग थोड़ा सा झारखंड से जो सचिवालय का सिलेबस है उस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे और ये बात करेंगे कि किस तरीके से हम लोग बेहतर अंक उठा सकते हैं, कैसे बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। बचे हुए दिन में हम लोगों को किन जगहों पर खास तौर से फोकस करना चाहिए। कल के वीडियो में मैंने आपको एक छोटा सा रणनीति के विषय में बताया था। आज हम लोग थोड़ा सा सिलेबस पर बात कर लेते हैं सो दैट कि कुछ एरिया ऐसा हो जहां हम लोग निश्चित तौर पर स्कोर कर सके और वहां पर खास तौर पर अंतिम समय में हम लोग ध्यान देने का काम करें। तो चलिए हम लोग देखते हैं झारखंड सचिवालय के सिलेबस पर एक नजर। वीडियो को पूरा देखिएगा तो इसका लाभ हो पाएगा आपको, इसलिए प्लीज पूरा वीडियो जरूर देखिए। जैसा कि आपको पता है कि ये पेपर जो है एक ही दिन का सारा कुछ है, एक ही स्टेज है जिस पर कि सब कुछ होना है और इसको मेन प्रीलिम्स जिस रूप में आप देखना चाहें देख लें। प्रीलिम्स रूप में इसलिए क्योंकि ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट पर ही आपका एग्जाम होने जा रहा है और मेंस और इंटरव्यू इसलिए क्योंकि एक ही दिन में सारा आपका काम खत्म होने को है। तो एक रिजल्ट, एक अच्छा एग्जाम और आपका सीधा नौकरी वाली बात है। तो समय का इस्तेमाल कीजिएगा और थोड़ा सा सिलेबस को कन्फाइंड तरीके से देखने का प्रयास कीजिएगा। जैसा कि आपको पता है कि 3 पेपर आपके होने हैं, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। हर एग्जाम 2 घंटे का होगा। पेपर 1 पर बात करने की आवश्यकता तो मेरे दृष्टिकोण से बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो क्वालिफाइंग पेपर है जहां हिंदी और इंग्लिश मिला करके 120 प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको 30% स्कोर करना है। तो आपके लिए ये बिल्कुल भी इशू नहीं होना चाहिए, तो इस पर हम लोग कोई चर्चा नहीं करेंगे। पेपर 2 में भाषा है, वो मेरा सब्जेक्ट है नहीं, ठीक है, लेकिन आपके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि 100 क्वेश्चन यहां से आएंगे और हर क्वेश्चन 3 अंकों का है। इसका मतलब कि भाषा से रिलेटेड जो आपके 100 क्वेश्चन है वो 300 अंकों के हैं। तो जाहिर सा बात है कि एक जगह से 100 क्वेश्चन आना है तो आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। उम्मीद है आप लोग अपने भाषा का पेपर पर अच्छे तरीके से काम कर रहे होंगे, आपकी तैयारी खूब अच्छे तरीके से चल रही होगी और आप कंफर्टेबल पोजीशन में होंगे। तो ये एरिया भी कंपैरेटिवली पेपर 3 की तुलना में थोड़ा छोटा नजर आता है क्योंकि एक ही पेपर की वहां पर बात होती है। लेकिन ये जो पेपर 3 है जिसको जनरल नॉलेज नाम दिया गया है, ये थोड़ा सा ब्रॉडर एस्पेक्ट लेकर के चलता है और यहां से 150 प्रश्न भी पूछे जाने हैं। चलिए उस पर बात करेंगे, लेकिन उसके पहले देखिए बोर्ड पर हम लिखे हैं 2000 प्लस। किसी एग्जाम में खास करके झारखंड जैसे स्टेट में 2000 और 2000 से ऊपर का सीट अगर हो तो विद्यार्थी का उमंग तो ऐसे ही बढ़ जाना चाहिए। 2000 सीट बहुत बड़ी संख्या होती है। हम वर्षों से जेपीएससी के लिए पढ़ाते आए हैं, जहां 372 मैक्सिमम अभी तक जितने भी जेपीएससी के एग्जाम हुए हैं उसमें सबसे अधिक जो सीट था वो 372 था, ठीक है। उसकी तुलना में तो ये बहुत बड़ा नंबर है। और आपको सीट कितना चाहिए? आपको सिर्फ एक सीट चाहिए। तो आपको इस 2000 में एक सीट अपने लिए बिल्कुल रिजर्व करके रखना है और ये रिजर्व होगा आपकी मेहनत से, आपकी पढ़ाई से, आपके विश्वास से और आपके सही रणनीति पर काम करने से। तो पेपर 3 इसी में एक अहम रोल प्ले करने जा रहा है। आपको ये भी पता है कि एग्जामिनेशन में निगेटिव मार्किंग है, एग्जामिनेशन में निगेटिव मार्किंग है और हर गलत क्वेश्चन के लिए आपका 1 मार्क्स काट दिया जाएगा। मतलब अगर दूसरे शब्दों में समझें तो हर 3 क्वेश्चन के बाद अगर आपका एक गलत होता है तो 33% वाला रेशियो है। लेकिन निगेटिव मार्किंग होने के डर से ऐसा ना हो कि आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना ही छोड़ दें, क्योंकि कैलकुलेटेड रिस्क तो आपको लेना ही होगा। क्योंकि अगर आप रिस्क नहीं लेंगे और बिल्कुल कॉम्पैक्ट वे में जाएंगे कि नहीं हमको इतना ही करना है,
तो हो सकता है कि जितना आपने किया है उसमें से भी अगर 2-4 आपका गलत हो गया, थोड़ा और पीछे आप घसक जाएंगे। तो वैसा काम मत कीजिए कि निगेटिव है तो एकदम अटेम्प्ट ही ना करें, रिस्क लीजिए। रिस्क लेना जरूरी है, कहते हैं नो रिस्क नो गेन। तो रिस्क आपको लेना है लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क लेना है, ठीक है। थोड़ा सा सिलेबस पर हम लोग एक नजर डालें और ये देखें कि बचे हुए वक्त में हम लोगों को क्या कुछ एरिया है जहां पर फोकस कर लेना चाहिए। तो जैसे सामान्य अध्ययन, यहां पर 30 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन 30 क्वेश्चन में इसका जो एरिया है ये बहुत बड़ा एरिया है। इसमें आपको इतिहास भी है, इसमें आपको भूगोल है, इसमें इकोनॉमी है, भारतीय राज व्यवस्था है और इसके अलावा अन्य कई सारी चीजें हैं। आप अगर सामान्य तौर पर परीक्षा की तैयारी आप कर रहे हैं तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये चीजें हम लोग कंटिन्यूअसली पढ़ते आते हैं, देखते हुए आ रहे हैं। तो वो एरिया आपका थोड़ा सा बेहतर होना चाहिए तुलनात्मक रूप से, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन अगर एक एक इन विषयों पर हम लोग थोड़ा थोड़ा चर्चा करें तो कहां पर हम लोगों को फोकस करना चाहिए। जैसे हिस्ट्री अपने आप में एक विशाल पेपर है, तो इतिहास के साथ आपका जो सिलेबस है उसमें लिखा हुआ है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम मतलब सिपाही विद्रोह के बाद से लेकर के आप भारत की आज़ादी तक खास तौर पर ध्यान देंगे। और इसमें क्या कुछ ध्यान देना है, कुछ सर्टेन चीज़ों को आप निश्चित तौर पर दिमाग में रख लीजिएगा। लेकिन उसके पहले एंशिएंट और मेडिएवल में हम लोगों को क्या देख लेना चाहिए ये भी जान लें। जैसे आप ही के सिलेबस में पुस्तक और लेखक भी लिखा हुआ है, तो पुस्तक और लेखक का दो एंगल बनता है। एक तो कि जो भारत के इतिहास में, प्राचीन भारत के इतिहास में जिन पुस्तकों का नाम आया है, चाहे वो राजतरंगिणी की बात हो, अष्टाध्यायी की बात हो या इस तरह का अन्य किताबों का उल्लेख हुआ हो, तो उस किताब का, उसका लेखक का नाम आप याद कीजिए। मतलब संस्कृत साहित्य से जुड़े हुए जितने भी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं आपको बिल्कुल भी जुबान पर होना चाहिए। अगर ऐसा काम आप कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर एक क्वेश्चन आपका तो वहां से पकड़ाएगा ही। तो वो वाला काम कीजिए तो दोनों सेक्शन जो आपका है वो आपका कवर हो जाएगा। एक तो ऐतिहासिक पहलू भी आप देखेंगे, दूसरा जो बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड जो चीजें हैं वो चीज आपको नजर आएगा। इसके अलावा थोड़ा सा मौर्य गुप्ता पर खास तौर पे आप ध्यान दीजिएगा। उसके एडमिनिस्ट्रेशन पर बहुत मत जाइए, लेकिन उसके पॉलिटिकल हिस्ट्री पर जरूर जाइए, ठीक है। पॉलिटिकल हिस्ट्री मतलब कि राजा रजवाड़ा का जो जीत हार था उस पर ज्यादा आपको फोकस करने की आवश्यकता है। सचिवालय के एग्जाम में मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा उसके प्रशासन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उस एरिया पर काम कीजिए। मेडिएवल में जाइए तो सबसे पहले जब सोर्सेज याद कीजिए तो सोर्सेज में फिर वहां पर जो किताबें हैं उसके जो लेखक हैं उसको जरूर याद कर लीजिए। उससे आपका फिर वही बात कि जो पुस्तक और लेखक है वो एरिया भी कवर होगा और इतिहास की चीजें भी कवर होंगी। मध्यकाल को अगर हम मोटे तौर पे बांटे तो एक तरफ सल्तनत काल और दूसरी ओर मुगल काल, और बीच का जो पार्ट है वो विजयनगर बहमनी। तो आधा घंटा 1 घंटा अगर मेन पॉइंट विजयनगर और बहमनी साम्राज्य पर आप निकालेंगे तो आपका काम उधर से हो जाएगा, ठीक है। तो सल्तनत और मुगल में यहां पर भी आपको पॉलिटिकल जो हिस्ट्री है, ठीक है, उस पर ध्यान देना है। तो सल्तनत काल के कुछ प्रमुख जो शासक हैं उनके विषय में बेसिक, बहुत डेप्थ मत जाइएगा, ठीक है। ये याद कर लिए मुगलों में जो 6 महान मुगल हैं उनके विषय में शुरुआत वाला आप बाबर से लेकर के औरंगजेब तक एक बार एक नजर जरूर डाल लीजिए। साथ ही चूंकि आपके सिलेबस में कल्चर भी है तो मुगल पेंटिंग आपको देख लेना चाहिए। सल्तनत काल की स्थापत्य कला को आप अवश्य जान लीजिए कि कुतुब मीनार किसने बनाया, तो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद किसका बनाया हुआ है, तो 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनाया, अलाई दरवाजा किसने बनाया, तो ताजमहल किसने बनवाया, इत्माद-उद-दौला के मकबरा को किसने बनवाया, क्या खासियत है, ये चीजें भी आप साथ साथ अगर देख लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। मुख्य रूप से आपको जो ध्यान देना है वो आधुनिक भारत पे, फ्रीडम मूवमेंट पे। तो सबसे पहले सिपाही विद्रोह के जो प्रकृति हैं कि किसने सिपाही विद्रोह के संदर्भ में क्या कुछ कहा, ये चीजें आप देख लीजिए, उसको एकदम याद कर लीजिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स जो है वो आधुनिक भारत में बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, तो ऐसे डेट्स का एक पूरा सूची तैयार कर लीजिए आप कि गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ, तो मुक्ति दिवस कब मनाई गई, पाकिस्तान प्रस्ताव कब पारित हुआ, इस तरह का चीज, साइमन कमीशन भारत कब आया, ऐसे चीजों का एक पूरा सूची बना करके आप याद कर लीजिए। फ्रीडम मूवमेंट के टाइम में जो भी पत्र पत्रिका, अखबार या पुस्तकें लिखी गई हैं उसका भी एक पूरा सूची तैयार करें, आप उसको याद कर जाएं।
ये काम आप कीजिए स्वदेशी आंदोलन मतलब बंगभंग आंदोलन, ये थोड़ा सा गांधी जी का पूरा आंदोलन जरूर देख लीजिए, क्योंकि गांधी जी से और गांधी जी के आंदोलन से प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर ये एरिया पर आप काम करेंगे तो इतिहास में मुझे लगता है कि थोड़ा आप कंफर्टेबल पोजीशन में पहुंच जाएंगे। हालांकि इतिहास इतना विशाल सब्जेक्ट है कि ये कह देना कि इतना में हो जाएगा, लेकिन ये बात हम सिर्फ गेस के लिए कर रहे हैं कि ऐसा संभव है, क्योंकि इसी 30 में इतिहास से भी क्वेश्चन आने हैं। इतिहास डोमिनेट करेगा जीएस में, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो 5, 7, 8 क्वेश्चन तक इतिहास में जाएगा। तो आप सोच लीजिए कि इतने के लिए आपको कहीं ना कहीं कुछ एरिया कन्फाइन करना होगा। तो उसी को हम लोग इंडियन पॉलिटी को, तो इंडियन पॉलिटी में जिन चीज़ों को आपको खास तौर से ध्यान देना चाहिए उसको सबसे पहले समझ लें। पॉलिटी में जो बेसिक काम आपको करके रखना है वो ये रखना है कि सबसे पहले इसके सोर्सेज को पूरी तरीके से आप याद कर लें, ठीक है, क्योंकि सोर्सेज से क्वेश्चन कमीशन में ही पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर भी ये फैक्चुअल है तो पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा पूरा शेड्यूल याद कर लीजिए, और इंडियन पॉलिटी में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इनके विषय में जो बेसिक जानकारी है ये अवश्य याद रखिए। कौन कब बना, इस तरह का जो चीज़ है सो याद करके रखिए। इंडियन पॉलिटी में अगर उसके 22 भाग में से 15-17 जो इंपॉर्टेंट भाग हैं आप उसको याद कर लेते हैं तो आपको एक एरिया समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन किस एरिया से आ रहा है। साथ ही साथ आप फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा, इसका बेसिक तो जरूर जानिए, और साथ ही इससे जुड़ा हुआ जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल सब है उसको देख लिए। जुडिशियरी को थोड़ा सा एक नज़र, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को जरूर देख करके रखिए। और इसके अलावा इंडियन पॉलिटी से ही अलग से आपके लिए पंचायती राज भी सिलेबस में मेंशन है, तो निश्चित तौर पर वहां से क्वेश्चन आएगा। इंडियन पॉलिटी से 2, 3, 4 क्वेश्चन जो भी आएगा उसमें से 2 क्वेश्चन हमको लगता है कि पंचायती राज से जुड़ा हुआ क्वेश्चन होगा। पंचायती राज पर अगर आपको अलग से कुछ नहीं करना है तो हम 2 वीडियो अपलोड कर रखे हैं, और आप यकीन माने अगर उन दोनों वीडियो को आप देख लेते हैं और उसको नोट कर लेते हैं तो वहां से एक भी सवाल आपसे नहीं छूटने जा रहा है, ठीक है। तो आप उसको देख लीजिए, इंडियन पॉलिटी पर ये बेसिक काम कर लीजिए। इसके अलावा इंडियन इकोनॉमी पे अगर हम लोग जाएं तो बेसिक जानकारी तो आपको होना ही चाहिए कि जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, नेशनल इनकम क्या होता है, इन्फ्लेशन के विषय में थोड़ा जानिए, थोड़ा सा एलपीजी लिबरलाइजेशन क्या होता है, प्राइवेटाइजेशन क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, इन चीज़ों को जान लीजिए। मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी क्या होता है, किसके द्वारा जाता है, थोड़ा सा इन चीज़ों पर आप ध्यान रखिए। और इंडियन इकोनॉमी में कुछ चीज़ें जो फैक्चुअल होगा वो तो आपको याद करना पड़ेगा, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आएगा और आपने इंडियन इकोनॉमी थोड़ा भी पढ़ रखा है तो आप यकीन मानिए आप क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो आप उसको सॉल्व करने की स्थिति में होंगे। इसके अलावा 5 ईयर प्लान जो इंडियन पॉलिटी का ही एक पार्ट है वो भी आपके सिलेबस में मेंशन है। 5 ईयर प्लान पर भी मैंने वीडियो बना रखा है, उसको भी आप देख लीजिए। 100% वहां से क्वेश्चन आपका पकड़ा जाएगा, ये हम आपको विश्वास दिला रहे हैं। तो इंडियन इकोनॉमी पर बेसिक चीजें देख लीजिए। इसके अलावा ज्योग्राफी भी हिस्ट्री की तरह विशाल सब्जेक्ट है, लेकिन इतने बड़े पेपर पर अब काम करने का धीरे धीरे वक्त खत्म होता चला जा रहा है। आप ज्योग्राफी में थोड़ा सा इंडिया का जो फिजिकल डिवीजन है, झारखंड का जो फिजिकल डिवीजन है ये जरूर देख लीजिए। ड्रेनेज सिस्टम देख लीजिए, जो एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं, नदियों से जुड़ा हुआ, पर्वत से, पठार से जुड़ा हुआ, इसको देखिए। इकोनॉमिक ज्योग्राफी और एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ चीज जरूर देख लीजिए। इकोनॉमिक ज्योग्राफी मतलब कहाँ कौन सा माइन है, कहाँ दोहा अधिक मिलता है, कहाँ अवरक कहाँ मिलता है ज़्यादा, फिर एग्रीकल्चर से जोड़ करके या इकोनॉमिक ज्योग्राफी से चावल, गेहूं, आटा ये कहाँ मिलता है, ये सब चीज़ें आप एकदम दिमाग में बैठा लें। तो फैक्चुअल और जो एग्जाम्पल बेस्ड ज्योग्राफी के चीज़ हैं उस पर आप खास ध्यान देंगे। एग्रीकल्चर, सॉइल और ड्रेनेज सिस्टम, फिजिकल डिवीजन, ये एरिया पर आप काम कीजिए। इंडिया हो, वर्ल्ड ज्योग्राफी हो। इसके अलावा ज्योग्राफी के अलावा आपका कल्चर का पार्ट है, बुक्स का पार्ट है, कैपिटल एंड करेंसीज ये सब पार्ट है, इन्वायरमेंटल साइंस है, ये तमाम चीजें हैं जिस पर कि आपको काम करना है। पहले हम थोड़ा सा इन्वायरमेंटल साइंस पर बात कर लें। देखिए इन सब पेपर को अगर बहुत डेप्थ अब जाइएगा तो आप कभी भी नहीं कर पाइएगा। अगर आपने पहले कर रखा वेल एंड गुड, अब कर रखा है तो जो एरिया अभी हम बता रहे हैं उस पर आप ध्यान देने का काम कीजिएगा। इन्वायरमेंटल साइंस पे आप 2-3 चीज निश्चित तौर पे कर जाइए।
पहला तो कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सब हैं, ठीक है, जो संगठन है उनके विषय में कि वो कहाँ है उसका मुख्यालय, ये कब एस्टैब्लिश हुआ, ये आप याद कर लीजिए। जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो कॉन्फ्रेंसेज हुए हैं, जो सम्मेलन हुआ है, उसको एक बार अवश्य देख जाइए। और कुछ इंपॉर्टेंट डेट जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, जैसे कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, जल दिवस कब मनाया जाता है, इन चीजों की एक सूची बना करके आप याद कर लीजिए। इससे अधिक इन्वायरमेंट पर इंटरनेशनल रूप से अगर हम लोग बात करें तो आपको लास्ट में बहुत ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन आने का ये बहुत बड़ा एरिया है। कैपिटल और करेंसी, हम पीछे की वीडियो में कई बार ये बातें कह चुके हैं कि ये वो एरिया है जहां से आप 100% स्कोर कर सकते हो। इतिहास, भूगोल, इकोनॉमी, पॉलिटी इसकी तुलना में बहुत बड़ा है। अगर हम लोग विश्व के राजधानियों की बात करें तो कई सारी राजधानियां तो आपको ऐसे ही याद है। आपको पाकिस्तान का, अफगानिस्तान का, नेपाल का और भूटान का तो याद करना नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी इन चीजों को जान रहे हैं। तो नए कुछ राजधानी आप याद कीजिए, जितना आप याद करेंगे वो आपको स्कोर की ओर उतना आगे ले जाएगा। और ये एरिया बिल्कुल सर्टेन है जहां से क्वेश्चन आएगा और आप स्कोर करके और रेस में बने रहेंगे। क्योंकि आप यकीन माने, आप अगर यहां पर ऐसे चीजों को छोड़ते हैं, गलत करते हैं, तो आप रेस में पीछे ढकेल दिए जाएंगे। लाखों की संख्या में फॉर्म फिलअप हुआ है, ये बताने की आपको आवश्यकता नहीं है। एक गलती आपको पीछे बहुत ढकेल देगा। तो जाना हुआ क्वेश्चन कभी गलत मत कीजिए। वैसे भी प्रीलिम्स में हम बार बार अपने विद्यार्थियों को बोलते हैं कि पास करने का सिर्फ दो ही तरीका होता है। आसान क्वेश्चन को कभी भी गलत मत कीजिए, जिसको सिली मिस्टेक्स हम लोग बोलते हैं, वो गलती मत कीजिए। और टफ क्वेश्चन आप जितना बनाएंगे उतना आपको रेस में वो ऊपर ले जाएगा। तो ये कैपिटल और करेंसी, ये थोड़ा सा काम करके आप 100% 3 से 4 क्वेश्चन जो आपके सामने आएगा आप कर सकते हो। ये कहने को सिर्फ 3 और 4 क्वेश्चन है, लेकिन एक गलत क्वेश्चन और आप पीछे कितना ढकेल दिए जाएंगे, शायद अभी इसका आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एरिया पर आप काम कर लीजिए। बुक्स एंड ऑथर में हम आपको बताया कि एक और जो इतिहास से जुड़ी हुई चीजें हैं वो देखिए, दूसरी ओर भारत से जो अवार्ड विनिंग जो बुक्स हैं, जो ट्रेडिशनल बुक हैं, जो क्लासिकल राइटर हैं, जयशंकर प्रसाद, रविन्द्रनाथ टैगोर, मुल्कराज आनंद, फणीश्वरनाथ रेणु, इनके किताबों को भी आप जरूर याद कीजिए, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हालांकि ये लिस्ट भी बहुत बड़ा है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा संस्कृत साहित्य पर, हिंदी साहित्य पर आप जोड़ दीजिए। उर्दू के कुछ जो प्रोमिनेंट, जिनको कि ज्ञानपीठ अवार्ड वगैरह मिला हुआ है, उनको याद कर लीजिए। ज्ञानपीठ अवार्ड से जुड़ा हुआ जो चीज है, उससे जुड़ा हुआ जो किताब है वो आप देख लीजिए। इस तरह के भी वीडियो हमने अवार्ड से रिलेटेड बनाया है, आप चाहें तो उसको भी देखिएगा, आपको बहुत हेल्प करने जा रहा है वो चीज। ठीक है, इसके अलावा कल्चर, ये पार्ट बहुत बड़ा है, कल्चर का डायमेंशन बहुत बड़ा है। तो अब इतना बड़ा कल्चर पर आप काम नहीं कर सकते हैं, तो 2-3 चीज जरूर कर लीजिए। एक तो कि भारत के जो क्लासिकल डांस हैं, जो सेमी क्लासिकल डांस हैं, इसके अलावा फोक डांस और ट्राइब्स, इस पर आप काम कर लीजिए। फिर से हम दोहरा दें कि कल्चर वाले पार्ट में आप जो क्लासिकल डांस है, अपना शास्त्रीय नृत्य, जो अर्ध शास्त्रीय या सेमी क्लासिकल डांस है, उसको देख लीजिए। फोक डांस देख लीजिए, लोक नृत्य देख लीजिए, किस राज्य का कौन सा है, कुछ इंपॉर्टेंट छांट करके। ट्राइब्स, कौन सा ट्राइब किस राज्य से संबंधित है, इन चीजों पर अभी बचे हुए वक्त में आप ध्यान दीजिए। कल के वीडियो में मैंने आप लोगों को कहा था कि नई चीजों को देखने से बेहतर होगा कि जिन चीजों को आपने किया है उसको आप याद रखें, सो दैट कि वहां से क्वेश्चन आए तो आप बिल्कुल भी गलती ना करें। तो कल्चर वाले पार्ट को भी आप देखिए। इसके अलावा जीएस में आपका करेंट अफेयर्स है। ठीक है, करेंट अफेयर्स ये भी एरिया बड़ा हो जाता है, ये भी एरिया बड़ा है। एग्जाम से 7-8 महीना 10 महीना पहले तक का करंट अफेयर्स आपको तैयार करना चाहिए। इसमें किन किन बातों पर लास्ट टाइम में जरूर आप एक बार ध्यान दे दें। सबसे पहले तो अवार्ड, चाहे वो नेशनल हो इंटरनेशनल हो, ठीक है, इस पर जो इंपॉर्टेंट अवार्ड है वो आपको देख के लग जाएगा कि ये अवार्ड जो है अनलैक है। स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ पर्सनालिटी, ये भी बहुत जरूरी है। क्रिकेट से जुड़ा हुआ पूछेगा तो आप लगभग लोग बता देंगे, ठीक है, लेकिन लॉन टेनिस से जुड़ा हुआ चीज, बिलियर्ड्स में 1-2 प्लेयर, चेस में, फुटबॉल से याद आया कि फीफा कप आप जरूर देखिए। उसका जो खत्म होने के बाद जो इंपॉर्टेंट चीजें निकल करके, कौन जीता, कौन हारा, गोल्डन बूट किसको मिला, गोल्डन ग्लोव किसको मिला, ये ग्लव्स किसको मिला, ये तमाम चीजें आप जरूर देख करके रखिए, वहां से भी क्वेश्चन आपका आएगा। इसके अलावा करंट अफेयर्स में जो सम्मेलन हुआ है,
अलग अलग, जैसे भी G20 भारत में हो रहा है, कि हालांकि अब तो यहाँ से 7 क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन ये आएगा भी, तो आप जान रहे हैं। इस तरह के जो भी कॉन्फ्रेंसेज हुए हैं आप निश्चित तौर पे देख लें। इस बीच जो कमिटीज बनी हैं उसको देख ले, और 1-2 लाइन का देखिएगा कि प्रतियोगिता दर्पण वगैरह में विविध करके आता है, मिसलेनियस करके आता है, उन चीजों को आप जरूर देख लें। इसके अलावा अगर आप प्रतियोगिता दर्पण पढ़ते हैं तो उसमें आर्थिक पेज करके एक आता है, आर्थिक परिदृश्य। एक पेज का वो होता है 7-8-10 महीना का बजट वाले काल से शुरू करते हुए फरवरी मार्च से। आप एक बार अपने सितंबर अक्टूबर तक जा करके जरूर देख लें, एक बार जरूर देख लीजिएगा तो आपको फायदा करने जा रहा है वो चीज। तो समिति जरूर देख लीजिए, कॉन्फ्रेंसें जरूर देख लीजिए, अवार्ड का कॉलम देख लीजिए, और साथ ही साथ कोई रिसेंट बुक जो कि ट्रेंड में रहा हो, चर्चा में रहा हो, उसको देख लीजिए। तो जीएस का पार्ट बड़ा है, लेकिन घबराइए नहीं। ये अगर बड़ा है आपके लिए तो सबके लिए उतना ही बड़ा है। आपको दूसरों से कमजोर आंकने का जरूरत नहीं है, लेकिन अपने स्ट्रेंथ पर काम करने की आवश्यकता है। हर आदमी अपने हिस्से से, अपनी मेहनत से लड़ाई लड़ेगा। आप अपने मेहनत पर यकीन रखिए, खुद को किसी से कम मत आकिए। हाँ, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपको ओवर कॉन्फिडेंस में चला जाना है, लेकिन जो एरिया है जहां आपको बताया जा रहा है लास्ट टाइम में, आप जरूर इन चीजों पर काम कर लें। तो ये जीएस वाला पार्ट कमोबेश हम लोग लास्ट में इसको देख सकते हैं। सामान्य विज्ञान आपके सिलेबस में लिखा हुआ 10th तक, आज की तारीख में आप आर्ट्स पढ़ रहे हो कि कॉमर्स पढ़ रहे हो या साइंस पढ़ रहे हो, उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 10th तक हम सब लोग कॉमन ही थे। ठीक है, और वही 10th का किताब उठा करके जो एप्लीकेशन बेस्ड है, अप्लाइड चीजें हैं, उसको आप देखिए। यहां से भी 20 क्वेश्चन है, और इसमें बायो जो है वो डोमिनेट करेगा, बायो डोमिनेट करेगा। तो बेसिक चीज जरूर जानिए, अपने शरीर के विषय में जान लीजिए, ब्लड जान लीजिए, हार्मोन्स जान लीजिए, ग्लैंड्स जान लीजिए, प्लांट हार्मोन्स जान लीजिए। ये एक एरिया है जहां से क्वेश्चन प्रायः पूछे जाते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री में भी जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, जो आप ऑब्जर्वेशनल जो है, आप उस पर ध्यान रखिए। ठीक है, यूनिट सब याद कर लीजिए। ये छोटा छोटा काम कीजिए। आपका साइंस ना भी है तब भी आपको कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि साइंस वाले से कोई रॉकेट साइंस नहीं पूछने जा रहा है जो उनको माइलेज देने जाएगा, अगर आप आर्ट्स के विद्यार्थी हो तो। इसलिए साइंस वाले विद्यार्थी के समान ही आपको ही फायदा होने जा रहा है। फैक्चुअल चीज पूछा जाएगा, कोई बहुत डेप्थ जानना नहीं है, इसलिए इसको भी नहीं घबराना है। मैथ्स मेरा पेपर नहीं रहा है, मैथ्स में हम बहुत कमजोर रहे हैं, लेकिन मेंटलिटी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन जो हम लोग के टाइम में खास करके बीपीएससी में आता था, 10 क्वेश्चन आता था, तो हम 7-8 कर लेते थे। कारण ये होता था कि हमको सीधे तो नहीं पता होता था, लेकिन हम ऑप्शन से जाकर के करते थे। तो 10th लेवल का यहां पर भी आना है, छोटे छोटे मैथ्स होंगे। आप लोग थोड़ा सा भी अगर ध्यान दीजिएगा तो आज की तारीख में आप बनाने की स्थिति में हैं। बीजगणित हो, मतलब ज्योमेट्री हो, ट्रिग्नोमेट्री हो, ठीक है, ये चीजें, अलजेब्रा हो, बेसिक चीजें, ये चीजें आप कर सकते हैं। ये पेपर मेरा नहीं है, लेकिन अपने भतीजा के माध्यम से, जो कि मैथ्स पढ़ाता है, हम कुछ वीडियो के माध्यम से कुछ इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए निश्चित तौर पे एग्जाम से पहले बहुत जल्द अवेलेबल कराने का काम करेंगे, ताकि थोड़ा सा कुछ ट्रिक आपको बताया जा सके जिस पर आप काम कर लें और आपको शायद फायदा हो जाए। मेंटल एबिलिटी से जुड़ा हुआ चीज भी बहुत परेशान नहीं करेगा आपको। ठीक है, हालांकि यहां से भी 20 क्वेश्चन है, यहां से भी 20 क्वेश्चन है। मेंटल एबिलिटी है, सामान्य तौर पे सोच के कीजिएगा। ठीक है, कंप्यूटर, कल के वीडियो में मैंने कहा था कि आज का जो युवा पीढ़ी है वो कंप्यूटर और इंटरनेट से, मोबाइल से इतना फ्रेंडली है कि बहुत सारी चीजें आप प्रायोगिक तौर पर जानते हो। आपको इसके सैद्धांतिक पक्ष पर थोड़ा सा काम कर लेने का जरूरत है। आपको ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन कहां से आ रहा है। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को आप उठा करके जरूर देखिए, आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि हमको किस दिशा में काम करना है। यहां पर भी कोई आपको कंप्यूटर साइंस सीखने की जरूरत नहीं है, आपको बहुत डेप्थ जानने की जरूरत नहीं है। एक सामान्य तौर पर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इंटरनेट का इस्तेमाल कैसे करते हैं, इससे जुड़े हुए टर्म क्या होते हैं, इसका एब्रिविएटेड फॉर्म आप थोड़ा सा देख लीजिए। ठीक है, टर्मिनोलॉजी को थोड़ा सा आप देख के रखिए, बेसिक चीजों को आप जान के रखिएगा तो कंप्यूटर से जुड़ा हुआ चीज भी आप कर लेंगे। ठीक है, विश्वास से बना करके रखिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें आप जानते हैं। आप यकीन मानिए, आपको ऐसा लग रहा होगा कि हम सब भूलते जा रहे हैं, लेकिन हकीकत ये नहीं है। एग्जामिनेशन में एकदम बिल्कुल शांत रहिएगा, बिल्कुल नॉर्मल, और खुद पर यकीन रखिए, खुद पर विश्वास रखिए, वही आपका सबसे बड़ा दौलत होता है।
एग्जाम में आप जितना सहज रहेंगे उतना बेहतर करेंगे। ये पिछले 25 साल से पढ़ाता हुआ जो मेरा अनुभव है, हम उसके आधार पर ये कह रहे हैं। अगर आप जल्दबाजी करेंगे, अनावश्यक तौर पे पैनिक होंगे, घबराएंगे, तो आप 2-4 क्वेश्चन जो जान रहे होंगे उसको भी गलत करके आइएगा। और शांत रहिएगा, विश्वास बना के रखिएगा, तो 2-4-5 जो नहीं जानते उसको भी गेस करके आप सही करके आइएगा। पढ़ा हुआ होता है तो एलिमिनेशन होता है, ठीक है, आप गेस करने की स्थिति में होते हैं। और मैंने शुरुआत में कहा था कि 33% वाली स्थिति है नेगेटिव मार्किंग की, तो इसको लेकर के बहुत मत डरिएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आते हैं झारखंड। झारखंड आप लोग सब लोग पढ़ रहे हो, ये हमको पता है, और ये एरिया भी बड़ा है क्योंकि 40 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर है। तो जो सिलेबस के अकॉर्डिंगली चीजें दी गई हैं उसको आप जरूर देख लीजिए, थोड़े थोड़े पॉइंट्स बना करके। कुछ चीज ऐसा है जिसको कि रटना है। झारखंड वाला जो टॉपिक है कोई टेक्निकल नहीं है, कॉन्सेप्चुअल नहीं है, आपको याद ही करना है। तो आप थोड़ा सा मेहनत करके अलग अलग टॉपिक बना लीजिए, मिला जुला के खिचड़ी बना करके मत पढ़िए, बल्कि सबको सेपरेट कर लीजिए, टॉपिक वाइज, नदी, झरना, पर्व, त्योहार, जो कुछ भी है अलग अलग कर लीजिए और फिर उसको दिमाग में रख के पढ़िए। इसी क्रम में झारखंड का जब इतिहास भूगोल का बात करेंगे तो जैसे भूगोल के लिए हम जनरल बात बताएं, वही चीजें आपको झारखंड में भी अप्लाई करनी है। और हिस्ट्री पढ़ते वक्त 2 चीज खास तौर पे ध्यान रखिए, झारखंड की हम बात कर रहे हैं। एक तो ट्राइबल मूवमेंट, ट्राइबल रिवोल्ट, उसको देख लीजिए, लिस्ट बना लीजिए, कब हुआ, कौन से एरिया हुआ, उसका नेतृत्व किसने किया, ये 3 चीज। इसके अलावा फ्रीडम मूवमेंट में सिपाही विद्रोह, जैसे देवघर से शुरू हुआ, रोहिणी से, ये चीजें याद करते हुए अलग अलग जगह पे जो विद्रोह का नेतृत्व करता है उनके विषय में थोड़ा सा आप जान लीजिए। सिपाही विद्रोह का मेन सेंटर सब जान लीजिए, झारखंड में कौन कौन सा रहा है। गांधी जी का आंदोलन और राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान, चाहे वो असहयोग आंदोलन हो, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, भारत छोड़ो आंदोलन हो, इन जगहों, इस आंदोलन के दौरान किन किन जगहों पर झारखंड में क्या कुछ हुआ, किसने नेतृत्व किया, इन चीजों को आप खास तौर से ध्यान में रखिए। अब अगर नेतृत्वकर्ता का याद कर लीजिएगा तो झारखंड का विभूति वाला पार्ट आपका खुद ब खुद होता चला जाएगा। झारखंड के मैक्सिमम खिलाड़ियों का नाम, अगर झारखंड में हम लोग रहते हैं तो ये एक बेनिफिट हमारे लिए है, एक एज है हमारे पास कि हम अपने खिलाड़ियों को जानते हैं, तो ये चीजें हो जाएगा, ठीक है, बस सहज रहिएगा। अब इन बातों के बाद एक कॉमन बात ये कि परीक्षा में कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। तो अगर आप जान रहे हैं तो सारा अटेम्प्ट कर दीजिए, और नहीं जान रहे हैं तो कैलकुलेटेड रिस्क लीजिएगा। क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका आपका क्या होना चाहिए, क्योंकि जीएस में 150 क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। मेरा तरीका यह होता है कि आप क्वेश्चन नंबर 1 से उठाइए, जैसे जैसे जो क्वेश्चन आप जानते हैं उसको फर्स्ट राउंड में आप कलर करके उसको ओएमआर शीट को फिलअप करके बिल्कुल काम लास्ट तक जाइए, करते जाइए जो जो आपका हो रहा है। एक अनुमान लग जाएगा कि आप कितना सही आंसर कर रहे हैं। पहले राउंड में जितने कंफर्म आप बिल्कुल कंफर्म हैं उसको एकदम आप कर दीजिए, ठीक है। जब आप लास्ट क्वेश्चन तक चले जाएं तो आप देखिए कि अब कितना क्वेश्चन ऐसा है जिस पर कि हमको थोड़ा टाइम देना है, जिसको कि हम फर्स्ट राउंड में नहीं कर पाए। अब उस पर थोड़ा टाइम दीजिए और फिर कुछ निशान लगा करके रखिए कॉपी अपने क्वेश्चन पेपर पर, सो दैट कि आपको पता हो कि इसको आपने अटेम्प्ट नहीं किया है। उन चीजों को आप करते हुए आगे बढ़िए। चूंकि 2 घंटा में ही 150 करना है, टाइम सफिशिएंट होता है, इसको लेकर के बहुत ज्यादा पजल होने की आवश्यकता नहीं है। कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा जिसको कि आप 10 सेकंड में देखते ही कर लेंगे, ठीक है। तो पहला राउंड में जितना बने सबको कलर करते जाइए। बहुत स्टूडेंट ये होता है कि मार्क करके छोड़ देगा पॉइंट करके कि बाद में लगेंगे, ऐसा गलती मत कीजिएगा। आप साथ साथ उसको कलर करते जाइए, पूरा काम खत्म करते जाइए। फिर सेकेंड राउंड में आइए, जितना बनता है वो कीजिए, एलिमिनेट कीजिए, सेलेक्ट कीजिए, दिमाग लगाइए। जब थोड़ा पजल होने लगे आप क्वेश्चन में तो उस चीज को दिमाग में रखिए। और आप नहीं भी, अगर मान लीजिए कि आप 50-60 करके ही फंस रहे हैं, कल्पना कर ले ऐसा होगा नहीं आपके साथ, बिल्कुल आपको यकीन है, लेकिन ऐसा हो रहा है तो आप पूरा रंग के आइए ना, छोड़ के मत आइए, क्योंकि आप वैसे भी रेस से बाहर हो रहे हैं। तो ये चीज आपको कैलकुलेट करना होगा, क्योंकि अभी कोई एग्जाम हुआ नहीं है, क्वेश्चन का क्या कुछ लेवल होगा ये अभी पता नहीं है। क्वेश्चन देखने के बाद आपको खुद अनुमान होगा कि एक क्या रेंज हो सकता है। हम लोग तो क्वेश्चन देखने के बाद ही बताने की स्थिति में होंगे, क्योंकि सबसे पहले क्वेश्चन आप ही लोग देख पाएंगे।
तो आप क्वेश्चन देखिए, अनुमान लगाइए और उसके अकॉर्डिंगली ही कैलकुलेटेड रिस्क लीजिएगा। फिर हम दोहरा दें कि नेगेटिव मार्किंग होने के कारण ऐसा ना हो कि आप क्वेश्चन सब छोड़ करके चले आए, क्योंकि वैसे भी नहीं होना है, वैसे भी नहीं होना है, तो आपको रिस्क उठाना पड़ेगा। परीक्षा में पास होने के लिए कोई अलग काम नहीं करना है, बस आपको ईमानदार प्रयास करने की आवश्यकता है। जो लोग भी क्वालिफाई करेंगे वो कोई आसमान से नहीं टपकेंगे, वो आप ही में से लोग होंगे, वो आप होंगे, ये यकीन मानिए। और आपको इसमें एक सीट चाहिए, इस विश्वास के साथ आप जाइए। ठीक है, बहुत सारा वीडियो हम सामान्य जो आपका जीएस वाला पार्ट है इसके लिए हम बना रखे हैं, आप उसको हम चाहेंगे कि आप जरूर देख करके आइए। भाषा लिपि वगैरह पर भी हम क्वेश्चन बना चुके हैं। भारत का पड़ोसी देशों के साथ क्या संबंध होता है, जो सामान्य अध्ययन में ही आपका यहाँ पर है। तो ये सब एरिया है, आप वीडियो देखिएगा तो आपको ये समझ में आएगा क्वेश्चन का पैटर्न क्या हो सकता है, किस तरीके से होगा। एक वीडियो में हम सारा बात बताने जाएंगे तो ये बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन अलग अलग सेगमेंट पर हम वीडियो बना करके और आपको कहीं ना कहीं गाइड करने का प्रयास किए हैं। तो आप इसको देखिए। आने वाले दिन में हम कंप्यूटर से भी जुड़ा हुआ, हालांकि कंप्यूटर मेरा कोई सब्जेक्ट रहा नहीं है, लेकिन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखते हुए अपने अनुभव के आधार पर आपके लिए कुछ क्वेश्चन हम निश्चित तौर पर लेकर के आएंगे। और ये बताते हुए कि सचिवालय के लिए हमने कभी नहीं पढ़ाया, मुख्य रूप से हम सिविल सर्विसेज के लिए ही पढ़ाते आ रहे हैं। लेकिन चूंकि आज की तारीख में झारखंड का हर वो बच्चा जो जेपीएससी दे रहा है या कोई और एग्जाम, वो सचिवालय जरूर दे रहा है, तो एक टीचर होने के नाते, अपने स्टूडेंट के साथ लगाव होने के नाते, आपसे लगाव होने के नाते मेरा भी ये कर्तव्य बनता था कि हम भी कुछ योगदान दे सकें। इसीलिए हम इस तरह का वीडियो फिलहाल बना रहे हैं। तो आप वीडियो को भी देखिए। और लास्ट में जो हर बार कहा जाता है कि अगर आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर करने का काम भी कीजिए। देखते रहिए, आगे फिर मुलाकात होगी और सारी बातें होंगी। अपने ऊपर यकीन रखिए। आप सबको मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। विश यू ऑल द गुड लक। थैंक यू।